Hello everyone. In the last video, we started the topic informal fallacy and we completed the fallacy of ambiguity. Today we will do the fallacy of relevance and fallacy of presumption. Fallacy of relevance or non-verbal fallacy. Fallacy of relevance committed when the premises of the argument are found irrelevant to the conclusion for one reason or the other. फैलेसी ऑफ रेलेवेंस में कंक्लूजन और प्रेमिसेस के बीच जो रिलेशन होता है वो इरेलीवेंट होता है. कंक्लूजन आपको कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता. द टाइप ऑफ नॉन वर्बल फैलेसी और द फैलेसी ऑफ रेलेवेंस. देयर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ दिस फैलेसी. द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान मूलक युक्ति. आर्ग्यूमेंटेड इग्नोरेंशियल. The appeal to inappropriate authority, श्रद्धा मूलक युक्ति. और ad verecundium, the argument against a person और ad hominem, व्यक्ति परक युक्ति दोष. ये जो फैलेसीज के सेकेंड नेम है ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी एग्जाम में आता है तो कभी कभी इन नेम से भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए आता है. फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, सोपाधि अथवा उपलक्षण दोष. फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, परिवर्तित उपलक्षण दोष. फॉल्स कॉज और नॉन कॉजा प्रो कॉजा, मिथ्या कारण दोष. द अपील टू इमोशन और आर्ग्यूमेंटेड पॉपुलम, संवेग संबंधी अथवा लोकोत्तेजक युक्ति. द अपील टू पिटी और आर्ग्यूमेंटेड मिसरिकॉर्डियम, करुणा संबंधी एंड दयामूलक युक्ति. द अपील टू फोर्स और आर्ग्यूमेंटेड बैकुलम, बल संबंधी युक्ति. इररेलेवेंट कंक्लूजन और इग्नोरेशियो एलेंची, असंगत निष्कर्ष. These are 10 types of non-verbal fallacies or the fallacy of relevance. Now, one by one, we will discuss. First, the appeal to emotion or argument ad populum. यहाँ नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि जो कंक्लूजन है वो इमोशन के थ्रू दिया जाएगा. ड्यू टू दिस फैलेसी द कंक्लूजन इज एक्सेप्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस. एक्चुअली ये जो इमोशंस हैं ये इंडिविजुअल ना होकर ये कलेक्टिव होते हैं. So the point is collective emotion or popular sentiments are not good reason to support a conclusion. For example, logic is the best subject I know because all my friends told me. तो यहाँ पे क्या है कि एक बच्ची के सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि लॉजिक एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए वो ये अज्यूम कर रहा है कि हाँ मुझे भी लॉजिक लेना चाहिए क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे हैं. तो ये एक कलेक्टिव इमोशन की बात हो रही है. If I give the second example, since everyone is aspiring to do MBA from a reputed institute, so I will also do MBA after graduation. क्योंकि सारे लोग बोलते हैं इसलिए मैं भी MBA करूँगा या करूँगी, ठीक है, ग्रेजुएशन के बाद. तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉजिक नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे हम इमोशन के थ्रू कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं. So this is the appeal to emotion. Next, the appeal to pity. अपील टू पिटी शब्द से ही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम दया के कारण कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. The fallacy committed when pity or emotion such as sympathy is appealed to accept the conclusion. Actually, this fallacy is a type of fallacy of appeal to emotion. क्योंकि इमोशन में भी हम किस तरह की बात करते हैं, सिंपैथी एक पार्ट हो जाता है इमोशन का, लेकिन फिर भी हम इसको सेपरेट पढ़ रहे हैं क्योंकि इधर स्लाइटली डिफरेंस है. इमोशन में हम कलेक्टिव इमोशन की बात करते हैं. पिटी क्या होता है कि आप किसी से सिंपैथी दिखा रहे हैं या किसी के लिए दया दिखा रहे हैं, स्पेशली दया की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा अपील टू पिटी. फॉर एग्जाम्पल, ऑफिसर, there is no reason to give me a traffic ticket for going too fast because I was just on my way
to the hospital to see my wife, to tell her I just lost my job and so on, so on. तो यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि वो क्या कंक्लूजन दे रहा है कि आप मेरा ट्रैफिक टिकट मत बनाइए। क्यों? क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, मेरी वाइफ बहुत बीमार है और मैं उसे बताने जा रहा हूँ मैंने अपनी जॉब भी खो दी है। तो इट्स लाइक कि वो एक तरह से सिंपैथी मांग रहा है कि आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि मेरे साथ ये कंडीशन है। So in this statement there is a fallacy of the appeal to pity. एक और एग्जाम्पल देखते हैं। If you convict this man who will feed the 4 hungry children, thus in the interest of poor children, pardon him. कि उसके 4 बच्चे हैं, आप उसे पनिश मत कीजिए, आप उसे माफ कर दीजिए। तो ये है द अपील टू पीटी। द अपील टू फोर्स. The appeal to force or ad baculum. The word baculum means cuddle, bat or stick for hitting. It means कि इस argument में conclusion जो होता है वो forcefully draw किया जाता है या आपको threatened करके draw किया जाता है. This fallacy committed when one appeals to force to bring about the acceptance of a conclusion. फोर्सफुली जो कंक्लूजन होता है वो फोर्सफुली ड्रॉ होता है। इट डज नॉट नेसेसरली इंक्लूड अ फिजिकल फियर, बट समटाइम्स सब्टल थ्रेड्स आर ऑल्सो इनफ फॉर अदर्स टू एक्सेप्ट वंस व्यू। ऐसा नहीं है कि आपको किसी चीज़ से मार के या हमेशा डरा कर ही बात मनवाई जाएगी। छोटी छोटी धमकियां भी अपनी बात को मनाने के लिए सफिशिएंट होती हैं। थ्रेट्स में इन्वॉल्व फिजिकल और साइकोलॉजिकल हार्म, कि मतलब आप डरे हुए हैं, आपके अंदर उस बात को लेके फियर है। फॉर एग्जाम्पल, फादर टेल्स हिज सन, नेक्स्ट टाइम बिफोर गिविंग यू पॉकेट मनी आई विल सी योर रिपोर्ट कार्ड। तो इनडायरेक्टली फादर ये थ्रेटन कर रहे हैं कि अगर आपको पॉकेट मनी चाहिए तो पहले आप मुझे अच्छे मार्क्स लाकर दिखाइए। और सेकेंड एग्जाम्पल, इफ you will support me in this plan because if you don't I will do everything in my power to see that you are fired. So indirectly आप क्या कर रहे हैं? आप धमकी दे रहे हैं, threaten कर रहे हैं और a conclusion accept हो रहा है forcefully. So there is a appeal to force. This is a fallacy, appeal to force. The argument from ignorance और ad ignorantium. जहां आपको पता ना हो, इग्नोरेंस यानी अज्ञान, जो चीज हमें पता नहीं है या फिर हमारे पास एविडेंस नहीं है, वी डोंट हैव प्रॉपर एविडेंस टू प्रूव समथिंग। The fallacy that a proposition is true simply on the basis that it has not been proved false, or that proposition is false because it has not been proved true. देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पे। fallacy को दो तरह से कैटेगराइज किया जा रहा है। एक तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि हम उसे फॉल्स नहीं प्रूव कर पा रहे। दूसरा, कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि हम उसे ट्रू नहीं प्रूव कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट इज द absence of evidence assure the non-existence of fact. The absence of evidence. For example, the proposition ghosts do not exist is true because so far no one has definitely proven its existence. कि किसी ने उसके exist होने का evidence नहीं दिया. There is absence of evidence, and on the basis of absence of evidence we assure that ghosts don't exist. Second, the absence of disproof assume the existence of fact. कि जब कभी हमारे पास एविडेंस नहीं होते हैं तो फिर हम फैक्ट को प्रूव कर देते हैं। If no one gives evidence in against God's existence, then it is concluded that God exists. किसी ने भी गॉड के एग्जिस्टेंस के अगेंस्ट एविडेंस नहीं दिया, इट मीन्स कि गॉड एग्जिस्ट करता है। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट देयर इज नो वैलिड एंड डेफिनेट एविडेंस, और वी आर सिंपली इग्नोरेंट अबाउट दीज थिंग्स। जैसे मैं आपको एक और बहुत कैजुअल लैंग्वेज में अगर बताऊं कि जैसे कोई क्लॉथ शॉप होती है, सपोज हमने ले लिया फैब इंडिया। फैब इंडिया बहुत नोन ब्रांड है, ठीक है। अब अगर कोई कस्टमर ये पूछता है कि आपके यहाँ कभी कोई आपका जो ब्रांड है कितना रिलायबल है, ठीक है,
तो वो ये कहते हैं कि देखिए आज तक हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं आई है किसी भी कस्टमर की, तो इससे पता चलता है कि सारे लोग सेटिस्फाइड होते हैं, हमारा जो ब्रांड है वो बहुत सेटिस्फैक्ट्री है। बट द पॉइंट इज कंप्लेन नहीं आई है कि कंप्लेन ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि कोई लेजी हो जाता है वापस शॉप में आने के लिए कि यार कौन जाए, ठीक है, और कई चीज़ें होती हैं, या आप कहीं से फैब इंडिया से खरीद कर किसी और सिटी में किसी को गिफ्ट करना है तो वो कंप्लेन करने नहीं आता। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप इग्नोरेंट हैं कंप्लेन के बारे में, तो आप ये प्रपोजिशन स्टेट कर देते हैं कि हमारा जो ब्रांड है फैब इंडिया वो बहुत अच्छा है, ठीक है। ऐसे ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है फैब इंडिया का, और बहुत सारी शॉप्स होती हैं, नॉर्मल शॉप्स भी होती हैं, किसी और चीज़ की भी होती हैं। तो इस तरह से, इसलिए हम इसको बोलते हैं द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस। द अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी और एड वैकेंडियम, श्रद्धा मूलक युक्ति दोष। This argument arises when an expert of one field makes a mistake in considering the opinion or statement about another area as authentic. यहाँ पे देखिए inappropriate authority लिखा है। It means कि एक ऐसी अथॉरिटी जो उस फील्ड से रिलेट नहीं करती है लेकिन फिर भी अपनी ओपिनियन दे रहे हो और उसे ऑथेंटिक माना गया है, तो वहाँ पे ये फैलेसी कमिट होगी। That's why this argument is called argument from prestige, कि किसी prestigious पर्सनालिटी ने या फेमस पर्सनालिटी ने कोई कमेंट कर दिया, कोई एडवर्टाइज कर दिया, तो उसको एज अ ऑथेंटिसिटी ले लिया गया, एग्री कर लिया गया, तो वहाँ पे ये फैलेसी कमिट होगी। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड अप्लाई फेयर एंड लवली क्रीम on your face because it is an advertisement done by श्रद्धा कपूर। तो ऐसे श्रद्धा कपूर हीरोइन है, सबको पता है, ठीक है, और द पॉइंट इज कि वो इस फील्ड की नहीं है, बट क्योंकि वो एक नोन पर्सनैलिटी है इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसको हम ऑथेंटिसिटी में नहीं ले सकते क्योंकि वो एक हीरोइन है, वो किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह मैं अगर एक और एग्जांपल दूं तो सपोज़ क्रिकेट है, क्रिकेट के बारे में अगर सचिन जी कुछ बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर कुछ बोलते हैं तो वो एक्सेप्टेबल हो सकता है। बट अगर सपोज़ किसी बैट और बॉल का एडवर्टाइजमेंट कोई नोन पर्सनालिटी करती है, कोई हीरो करता है, कोई एक्टर करता है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वहाँ पे ये फैलेसी कमिट होगी, अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं है, वो हीरो हीरोइन उस क्रिकेट फील्ड के नहीं है, वो क्रिकेट नहीं खेलते, उन्हें नहीं पता कौन सा बैट या कौन से ब्रांड का बैट उन खेलने के लिए अच्छा होता है या कौन सी बॉल अच्छी होती है, ये उनको नहीं पता होता। और अगर वो उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करते हैं या कुछ कहते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा फैलेसी, एंड दैट इज द अपील टू इनएप्रोप्रिएट अथॉरिटी। The argument against a person or ad hominem. This is very important and interesting fallacy. The phrase ad hominem means against the person. यानी जो हमारा कंक्लूजन या जो आर्ग्यूमेंट होता है वो आर्ग्यूमेंट में ध्यान ना देकर स्पीकर जो बोल रहा होता है, आर्ग्यू कर रहा होता है, उसके कैरेक्टर या सर्कमस्टांसेस को जज किया जाता है। So there are two type of ad hominem. One is abusive form and second is circumstantial form. अब हम इसको एक एक करके देखते हैं। In the abusive or offensive form, the conclusion of the argument is denied not because the premises are inadequate to support the conclusion, but by attacking the person who is making an argument. Here, the focus is shifting from the thesis to a person character. This is important कि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में ध्यान नहीं दिया जाता, यहाँ पे पर्सन के कैरेक्टर पर ध्यान दिया जाता है। For example, I am surprised to hear that you advocate an increase in liquor traffic
where you were not yourself in favor of the anti-drink campaign recently. यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके हम पर्सन के कैरेक्टर को जज कर रहे हैं. Second, in circumstantial form, the conclusion of argumented is denied on the basis of profession, nationality, religion, or the political issue. For example, since he is Indian, so he must be religious man. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये उसकी नेशनैलिटी है इंडियन, इस बेस पे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि उसको रिलीजियस होना चाहिए. Thus, ad hominem means attacking the source of an argument instead of the argument itself. सोर्स क्या है, यहाँ पे कैरेक्टर और सर्कमस्टांस दो को जज किया जा रहा है. So here, if person A makes claim X, then person B makes an attack on person A, not on X. The point is कि लोग आर्ग्यूमेंट को अवॉइड करके पर्सन के कैरेक्टर और उसके सर्कमस्टांसेस को जस्टिफाई करने लगते हैं, उस पर अटैक करते हैं. दैट्स वाई दिस इज अ आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट अ पर्सन और ad hominem. Fallacy of accident. Fallacy of accident में क्या है, सिंपल fallacy है. This fallacy occurs when a general rule applies to a particular case. General rule applies to a particular case. For example, all killers of man are murderers. Soldiers are killers of man in war. Therefore, the soldiers are murderers. अब देखिए, this is a general rule कि जितने भी मतलब लोगों को मारने वाले होते हैं वो हत्यारे होते हैं. अब सोल्जर जो होते हैं वो युद्ध में लोगों को मारते हैं, इसलिए सोल्जर भी हत्यारे हैं. तो हमने क्या किया, एक जनरल रूल पर्टिकुलर केस में अप्लाई कर दिया है. सो देयर इज अ फैलेसी ऑफ accident. Second example, morphine is a habit forming drug. The physician should not use this to ease out pain. तो कहते हैं कि मॉर्फिन क्या है, एक ड्रग है, तो इसलिए फिजिशियन को यूज नहीं करना चाहिए. तो मॉर्फिन एक ड्रग है, ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है, बट फिजिशियन को नहीं करना चाहिए. ये एक पर्टिकुलर केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि मॉर्फिन पेन से रिलीफ देने के लिए बेस्ट ड्रग माना जाता है. Fallacy of converse accident. Fallacy of converse accident, it is opposite form of fallacy of accident. वहाँ पे हम क्या करते हैं, in the fallacy of accident we move from general to particular. Here we move from particular to general. For example, to give charity to young healthy beggars is wrong. Therefore, charity is wrong. कि जवान और नए अच्छे स्वस्थ लोगों को दान देना गलत है, इसलिए दान देना ही गलत है. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पर्टिकुलर केस में जो रूल अप्लाई हो रहा है वो जनरली अप्लाई कर दे रहे हैं. तो देयर इज अ फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट. तो अगर आपको एक्सीडेंट फैलेसी बहुत अच्छे से समझ में आ गई है तो आप कन्वर्स तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. फॉल्स कॉज. The fallacy of false cause occurs when a causal relationship is assumed to exist when actually there is none. कि false cause क्या होता है कि किसी चीज़ का आपको cause देना है, ठीक है, एक इफेक्ट होता है, एक cause होता है. causal relationship में दो चीज़ें होती हैं, इफेक्ट एंड cause. बट false cause की जब हम इफेक्ट से उसका कोई रिलेशन ही ना हो, इस तरह से जब हम cause देते हैं तो वो false cause fallacy कहलाता है. Under this fallacy, non-cause is considered as the cause. कि जो cause है ही नहीं, हम उसे cause considered कर रहे हैं. For example, a black cat crossed the path of a traveler. That's why he died. कि अब देखो, traveler की डेथ हो गई, उसका cause ये कि एक black cat ने उसका रास्ता काट दिया, तो ये non-cause है, इसका उसके डेथ से कोई लेना देना नहीं है. When the house got burnt, sun was shining very bright. जब घर जला तो सूरज बहुत ही चमक रहा था. तो आप सब इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं
कि सूरज रोज ही चमकता है, लेकिन रोज तो किसी का घर नहीं जलता, तो ये जो हम कॉज दे रहे हैं डेफिनेटली वो इससे रिलेटेड नहीं है. दैट्स वाई दिस इज फॉल्स कॉज fallacy. Irrelevant conclusion. This fallacy is committed when the premises don't imply the conclusion which they are supposed to. This means ignoring the conclusion to be proved and prove another conclusion in its place. कि यहाँ पे जो conclusion proof होना चाहिए उसको ignore कर देते हैं और कोई दूसरा conclusion proof करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, irrelevant conclusion हो जाता है. For example, it is necessary to collect war material for durable peace. So soldiers are good peacemaker. The argument has fallacy of irrelevant conclusion because even if it is assumed that the object of war is durable peace or the material of war is durable peace, still it does not imply that soldiers are best peacemaker. So the premises misses the point. यहाँ पे प्रेमिस क्या कर रही है, कुछ पॉइंट मिस कर रही है. दैट इज वाई दिस फैलेसी इज ऑल्सो कॉल्ड मिसिंग द पॉइंट. इस फैलेसी को हम ये नाम से भी जानते हैं, मिसिंग द पॉइंट. कृष्ण जैन की बुक में ये समझाया है. कृष्ण जैन जी की जो टेक्स्ट ऑफ बुक लॉजिक है उसके अंदर ये पॉइंट एक्सप्लेन्ड है. फैलेसी ऑफ प्री-अजम्पशन. अब देखिए हमने फैलेसी ऑफ रेलेवेंस की 10 फैलेसीज पढ़ ली हैं. अब है फैलेसी ऑफ प्री-अजम्पशन. प्री-अजम्पशन यानी पूर्व धारणा. इट मीन्स पहले से ही कुछ अज्यूम कर लिया गया है, पहले से ही कुछ मान लिया गया है. इन सच फैलेसीज द कंक्लूजन रेस्ट अपॉन सर्टेन assumptions not explicitly stated in the premises. Assumptions which are false, uncertain and unjustified, so that the premises don't strictly support the conclusion. And there are two type of fallacy. Begging the question or petitio principii. यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है. दैट इज begging, BEGGING, begging the question. And second is complex question. इसको देखते हैं एक एक करके क्या है ये. begging the question और petitio principii it is also called circular reasoning. begging the question को circular reasoning इसलिए कहते हैं कि जो हम premises में state करते हैं conclusion में भी same thought निकल कर आता है, तो ये circular form में हो जाता है. Because the fallacy comment when a premises has the same meaning as the conclusion. It means the beginning point and the ending point are almost same. कि जो premises है जहाँ से बात शुरू हो रही है और conclusion जहाँ पे बात खत्म हो रही है वो almost same है. For example, a man who has studied law to its highest degree is a brilliant lawyer. For a brilliant lawyer has studied law to its highest degree. आप देख पा रहे हैं कि जो बात हम premises में कर रहे हैं वही सेम बात हमने conclusion में भी की. Another example is capital punishment is inhuman as it creates fear. It creates fear because it is inhuman. तो इस तरह की जो fallacies होती हैं इसको हम begging the question कहते हैं या फिर circular reasoning भी कह सकते हैं. The fallacy of petitio principii is called reasoning in circle because what we want to prove as a conclusion it already present in our premises. If the conclusion is already assumed in the premises, then what is the use of such reasoning? क्योंकि अगर वो पहले से ही हम सेम बात कह रहे हैं तो फिर हमें कंक्लूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो ये एक फैलेसी है जिसको हम petitio principii या फिर begging the question or the circular reasoning. There are 3 names. Now, complex question. This fallacy is committed when a question is asked in such a manner that a particular belief or assumption has been accepted as the basis for answering the question. तो
इस यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरह किया जाता है कि पहले से ही कुछ अज्यूम कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ डिड यू फील व्हेन यू मर्डर्ड योर वाइफ। यहाँ पे क्या अज्यूम कर दिया है कि आपने अपनी वाइफ का मर्डर किया ही है, तभी आप पूछ रहे हैं कि आपको कैसा फील हुआ। सो here, if man is not murderer, then it is very difficult to give the answer because the question already assumed that he is a murderer. So complex question cannot be answered by plain yes and no because they include something which cannot be answered by yes or no. अगर यहाँ पे ये जो person है अगर वो yes बोलता है तब भी वो फंस जाएगा और अगर वो no बोलता है तब भी वो फंस जाएगा. Those who ask such question instead on a simple answer, और ज़्यादातर जो लॉयर्स होते हैं वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे आर यू स्टिल नेग्लेक्टिंग योर वर्क इज अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. देयर इज अ फैलेसी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन. तो these आर टू फैलेसी ऑफ प्रीजम्पशन. ये हमारी इस वीडियो में आज मैंने 12 फैलेसी आपको कराई हैं और पहले की वीडियो में 5 फैलेसी, जो फैलेसी ऑफ एम्बिग्विटी. तो इस तरह से हमारी टोटल जो फैलेसीज हैं वो 17 हैं. और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी क्योंकि जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज करेंगे उतना ज़्यादा आपको फैलेसीज क्लियर होती जाएंगी. थैंक यू सो मच.